सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम बहुत ही जल्द आप लोगों का होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे भाई मेरे कहने की मानो, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। काफी बेहतरीन सवाल आपको करवाऊंगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। सवाल तुम्हारे सामने है। एक दुकानदार ने 750 रुपए में एक कुर्सी खरीदी, उसने उसे 10% की हानि पर बेच दिया। कुर्सी का विक्रय मूल्य बताओ कितना था। अब आप बोलोगे कि सर ये सवाल तो बहुत आसान है, ऐसे सवाल तो हमने 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ लिए थे। तो बिल्कुल मेरे भाई, मैं भी मानता हूं कि ये सवाल आपका आसान है, लेकिन भाई ऐसे सवाल भी आप लोगों की एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो। वस्तु का मूल्य कितना है? 750 रुपए। अब इसने क्या बोला है कि 10% की हानि पर बेचा गया। अब भाई दुनिया में तो सब कुछ 100% है। अब 100 रुपए की चीज को अगर तुम 10 की हानि पे बेचोगे तो 100 में से 10 घटेगा तो 90 रुपए में वो चीज तुम्हारी बिक जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देना। 75 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजो 45 का 5 आएगा, 9 7 का 63 और 4 का 67 हो जाएगा। तो जिन्होंने मेरे भाई 675 रुपए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखो भाई। अमित और दीक्षा ने मिलकर किसी व्यवसाय में 56,100 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में 9200 रुपए के कुल लाभ में से अमित का हिस्सा 2300 था। अमित का निवेश बता दो कितना है। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर मैं तुमको एक चीज समझाने का प्रयास करूं तो चीज ये है कि जो आदमी जिस अनुपात में पैसे लगाता है उसी अनुपात में उसको लाभ मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई आदमी किसी भी धंधे में, मान लो कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में अगर कोई आदमी ज्यादा पैसे लगाएगा तो उसको लाभ भी ज्यादा होगा। अगर कोई आदमी कम पैसे लगाएगा तो उसको लाभ भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। या फिर आप इसको इस तरीके से समझ लो कि एक आदमी है, इस आदमी को 2 आदमियों ने पैसे उधार दिए। इस आदमी ने तो दिए इसको 1 लाख रुपए, इस आदमी ने इसको 1 लाख रुपए का कर्जा दिया और इस आदमी ने इसको 20,000 रुपए का कर्जा दिया। तो सीधी सी बात है, इसने ज्यादा पैसे दिए हैं तो इसको ब्याज क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। और इसने पैसे कम दिए हैं तो इसको ब्याज भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। भाई ज्यादा पैसे देने वाले को ज्यादा ब्याज मिलेगा, कम पैसे देने वाले को कम ब्याज मिलेगा। यही है पूरी कहानी। ठीक है, तो यहां से हमको क्या पता चला कि जिस अनुपात में पैसे लगाएंगे उसी अनुपात में हमको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। अब सर लाभ कितना मिला? तो मेरे भाई टोटल लाभ कितने का था? 9200 रुपए का। इस 9200 रुपए में से अमित को कितना मिला? सर अमित को तो 2300 रुपए मिला है। तो अमित को कितना मिला है? 2300 रुपए मिला है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 23 एकम 23 और 23 चौके 92। यानी कि मेरे भाई अमित का हिस्सा कितना आया है? 1/4। तो 1/4 ही उसने पैसे लगाए होंगे। अभी मैंने क्या बताया था कि जिस अनुपात में पैसे लगाओगे उसी अनुपात में लाभ मिलेगा। तो लाभ मिला है 1/4, तो पैसे भी इसी अनुपात में लगाए होंगे। तो पैसे टोटल कितने थे? 56,100 रुपए था। 56,100 का अगर मैं 1/4 निकालता हूं तो मेरे भाई भाग दे लो, 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 चौके 16, 0 आएगा, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 56,100 में जब मैं 4 का भाग दूंगा आंसर आएगा
14,025। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। त्रिभुज के कोणों का सही समूह की पहचान करें। तुम्हारे सामने ये जो त्रिभुज है, क्या ठीक है भाई, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। और यहां पर मेरे भाई 3 कोण दिए हुए सारे ऑप्शनों में। तो तुमसे बोला है कि त्रिभुज के कोणों के सही समूह की पहचान करें। अब सर त्रिभुज के कोणों के सही समूह का मतलब क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या इन तीनों को जोड़ने पे 180 आएगा क्या? 85 और 30 कितना होता है? 115 होता है। 115 में अगर मैं 75 जोड़ूंगा तो 180 तो नहीं होगा सर, तो ये तो गलत हो गया। 65 और 45 कितना होता है? 110 होता है। 110 में 80 जोड़ेंगे तो ये तो 190 हो जाएगा, ये भी गलत है। 95 और 40 कितना होता है? 135 होता है। 135 में 85 जोड़ेंगे तो सर 180, ये भी नहीं होगा। 120 में 35 जोड़ेंगे 155 होगा। 155 में 25 जोड़ेंगे तो 180 होगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो डी आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी सभी का यह सवाल गलत हो चुका है। ठीक है, इन तीनों को जोड़ने पर ही आंसर कितना आता है? 180 डिग्री आता है। क्लियर है? आ जाइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल और केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आप लोगों से आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये पीडीएफ केवल और केवल 100 रुपए में आपको दिया जाएगा, जिसको पढ़ के आप जो है ग्रुप डी में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकता है। मेरे भाई पीडीएफ में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है, जिसको भी चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 20% को 78 में जोड़ा जाए तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होगी। उस संख्या का 60% बताओ कितना है। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। बेहतरीन सवाल है, ये जबरदस्त सवाल है और इस तरीके का ज्यादा भी नहीं तो एक सवाल तुम्हारी एग्जाम में पक्का है। बताइए, देखो, यदि किसी संख्या के 20% को 78 में जोड़ा जाए, अब किसी संख्या, कौन सी संख्या, मुझे थोड़ी पता है कि कौन सी संख्या, तो मैं उस संख्या को m मान लेता हूं। तो उस संख्या का 20%, उस संख्या का 20%, तो 20% हो गया। इसको अगर 78 में जोड़ा जाए, इसको अगर 78 में जोड़ा जाए तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। वही मेरे भाई कौन सी? m, क्योंकि मैंने m ही तो मानना है इसको। अब देख लो, 20 एकम 20 और 20 पंजो 100, तो ये 5 इससे भी गुणा होगा और ये 5 इससे भी गुणा होगा। m को 1 से गुणा करेंगे तो m आएगा। 78 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजो 40 का 4, 7 पंजो 35 और 4 का 39, यानी कि मेरे भाई 390। और 5 को m से गुणा करेंगे तो 5m हो जाएगा।
5m में से 1m घटेगा तो ये हो जाएगा 4m, बराबर में हो जाएगा 390। अगर मैं यहां से m की वैल्यू निकालूंगा तो m बराबर में होगा 390 बटे में 4। तो m की वैल्यू हो गई 390 बटे में 4। लेकिन 390 बटे 4 से मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे तो इस संख्या का कितना चाहिए, 60% चाहिए। तो सर इसका 60% निकाल लो, 390 बटे में 4 का 60% निकाल लो, 60 बटे में 100 करेंगे। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो तुम्हारी कट जाएंगी, 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 का भाग देंगे 3 बार, 39 को 3 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई 108 तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है भाई, सॉरी 108 नहीं आएगा, ठीक है। 39 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27 का 2, 9 3 117 आएगा। इसमें अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो 2 पंजो 10, 2 6 का सॉरी 2 8 का 16 और 2 पंजो 10, 58 पॉइंट में 5 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके हो गए मेरे भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। देखो भाई, किसी भी स्टूडेंट के अगर कोई सा भी सवाल समझ में नहीं आता है ना, वो क्या किया करो मेरे भाई, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लिया करो। वैसे तो देखो मैं बहुत ही आराम से तुमको पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे के सवाल समझ में नहीं आता तो वो क्या करे भाई, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख ले, उसके समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं अगली क्लास में उस सवाल को दोबारा समझा दूंगा। अगले सवाल को देखते हैं। देखो, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 2 12 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए वे उसी काम का 3 गुना काम पूरा करने में कितना समय लेंगे? फटाफट से बताएंगे मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। अगर हम लोग चाहें तो बिना पेन उठाए भी इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। सर बिना पेन उठाए अगर मैं इस सवाल का आंसर करने का प्रयास करूं तो कितना आंसर आएगा? ठीक है मेरे भाई, तो देखो 6 और 3 9, 9 चौका 36। ठीक है, तो अगर मैं इस सवाल का आंसर बिना पेन उठाए करने का प्रयास करूं तो मेरे हिसाब से तो इस सवाल का आंसर 4 होगा। बिना पेन उठाए कर दिया तुम्हारे सामने, तो एक बार करके देख लेते हैं। तो सर 3 आदमी है, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। एक करता है 2 12 और 6 दिन में। ठीक है, ये करेगा 2 दिन में, ये करेगा 12 दिन में और ये करेगा 6 दिन में। तीनों का जो लसाअ है वो आएगा कितना? 12। तो 2 का भाग 12 में देंगे तो 2 6 का 12, 12 का भाग 12 में देंगे 12 एकम 12 और 6 का भाग 12 में देंगे 6 दूनी 12। तो मेरे भाई तीनों मिलके कितना काम करेंगे ये बताना। सर 6 और 1 7, 7 और 2 9, दोनों में तीनों मिलके 9 काम करेंगे भाई। ठीक है, 6 काम ये करेगा, 6 और 1 7 और 2 काम ये करेंगे, 9 हो गए। अब तुमसे बोला उसी काम का 3 गुना काम, तो मेरे भाई पूरा काम कितना है? 12। अब 12 थोड़ी करवाना है तुमको, तो 3 गुना करवाना है। तो 12 तिया 36, 3 गुना। ठीक है, 12 तिया 36, तो 36 में 9 का भाग देंगे, 9 चौके 36। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गए। तो मैंने बिना पेन उठाए पहले ही तुमको बता दिया था कि इस सवाल का आंसर क्या होगा? 4 होगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 64% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 28% कम हो जाती है, तो 6 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? अब ये सवाल कोई नया तो है नहीं, मैंने अब से पहले भी इस तरीके के काफी सवाल तुमको करवाए हैं, कोई नया नहीं है ये सवाल, बिल्कुल आसान है। देखो तुमसे बोला कि एक वॉशिंग मशीन की जो कीमत है टीवी की कीमत से 50% कम है,
50% का मतलब होता है कि आधा कम है, ठीक है, आधी है मेरे भाई। अरे मैं तुमसे बोलूं कि कुछ पैसे ले जाओ और इनको 50-50 बांट लो, तो 50-50 का मतलब क्या होता है, आधा आधा ही तो बांटना होता है, और 50-50 ही तो होता है। तो मेरे भाई वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 50% कम है। तो एक तरफ तो तुम टीवी मान लो, एक तरफ तुम वॉशिंग मशीन मान लो। टीवी अगर 100 रुपए की आती है तो वॉशिंग मशीन कितने की आएगी, 50 रुपए की, क्योंकि 50% कम है। 50% का मतलब तो आधा है, तो ये 100 रुपए की है तो इसका आधा 50 होगा। 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, यानी टीवी आती है 2 रुपए की और वॉशिंग मशीन आती है 1 रुपए की। तो यहां पर तुमसे बोला कि 6 तो वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन कितनी है, 6 है, तो इसको 6 से गुणा कर दो, 6 एकम 6, तो वॉशिंग मशीन हो गई 6 रुपए की। मैं बोलूं 2 टीवी है, टीवी कितनी है मेरे भाई, 2 है, तो 2 दूनी हो गया कितना, 4। तो टोटल पैसा कितना हुआ ये बताना सर, 4 6 और 4 का होगा कितना, 10, यानी टोटल पैसा कितना हुआ इन दोनों का मिला के, तो इन दोनों को जोड़ के टोटल पैसा हो गया 10 रुपए। तो पहली कंडीशन में तो जो मूल्य आया वो आया है 10 रुपए का। दूसरी बात उसने क्या बोली कि मेरे भाई वॉशिंग मशीन की कीमत 64% बढ़ जाती है। तो वॉशिंग मशीन पहले कितने की आ रही थी, 6 रुपए की, तो 6 रुपए की वॉशिंग मशीन है, 64% बढ़ गई, यानी कि 164 हो गई। तो 164 बटे में 100 करेंगे, तो 164 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा मेरे भाई 6 चौक का 24 का 2, 6 6 36 और 2 38 का 3, 6 और 3 का 9, यानी 100 का भाग देंगे तो ये आए कितना, 9 पॉइंट में 84। तो 9 पॉइंट में 84 रुपए की तो क्या हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई। आगे तुमसे क्या बोला, टीवी की कीमत 28% कम होती है। तो टीवी पहले कितने की आ रही थी, 4 रुपए की, 28 कम करेंगे तो दुनिया में सबको, भाई देखो ये बढ़ी थी इसलिए 100 में 64 जोड़ा 164 हो गया। अब ये कम हुई है तो 100 में से 28 घटाओ, तो 100 में से 28 घटाएंगे तो ये होगा कितना, 72, 72 बटे में 100। तो 72 को 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 7 चौका 28, तो मेरे भाई 100 का भाग देंगे तो ये आएगा 2 पॉइंट में 88। तो टोटल पैसा कितना हुआ सर, टोटल पैसा हो, इनको दोनों को जोड़ लो, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 8 और 4 का हुआ है 12, असिल का 1, 8 और 8 16 और 1 17, असिल का 1, 10 और 2 12, यानी ये आएगा मेरे भाई कितना, 12 पॉइंट में 72। कितना हुआ है, 12 पॉइंट में 72 आप लोगों का हुआ है। तो मेरे भाई इससे कितना ज्यादा है ये सर, ये तो है 10 रुपए और ये है 12 पॉइंट में 72 रुपए, यानी कि इससे कितना ज्यादा है ये, तो सर 12.72 में से अगर मैं 10 रुपए घटाऊंगा तो आंसर आएगा 2.72। और मेरे भाई 272 ऐसा इसी में है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर तुम्हारा तो 2.72 आया है, सवाल में तो 27.2 है। तो मेरे भाई मैंने तो सिर्फ इसको इसमें से घटाया है, अगर तुम इसको परसेंटेज में बदलोगे ना, परसेंटेज में बदलोगे तो यही आ जाएगा। तुम देख लो मेरे भाई परसेंटेज में बदल के, तो लाभ कितने का हुआ है, 2.72 का। चीज कितने की थी, 10 रुपए की थी। परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 100 से गुणा करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, यहां पर एक जीरो बची हुई है तो एक पॉइंट संख्या इधर को सरक जाएगी, तो ये हो जाएगा 27.2% की क्या होगी, वृद्धि होगी। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। क्लियर मेरे भाई। तो जिन बच्चों के समझ में नहीं आया ये सवाल, एक बार फिर से देख लो। तुमसे सवाल में बोला था कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 50% कम है। तो टीवी अगर 100 रुपए की आती है तो वॉशिंग मशीन कितने की आई, 50 रुपए की, क्योंकि 50% कम है, यानी 50% मतलब होता है आधी है। तो टीवी अगर 100 रुपए की आती है तो ये 50 रुपए नहीं आधी कीमत में आएगी। तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, यानी टीवी अगर 2 रुपए की आती है तो वॉशिंग मशीन आएगी 1 रुपए, आधी कीमत का मतलब 1 है, ठीक है, ये 2 रुपए की तो ये 1 रुपए की। तुमसे बोला था कि 6 तो वॉशिंग मशीन है,
अब एक वॉशिंग मशीन 1 रुपए की आती है तो 6 वॉशिंग मशीन कितने की आएगी? 6 एकम 6 रुपए की आएगी। मेरे भाई 2 टीवी हैं, टीवी आती है 2 रुपए की, 2 टीवी लेनी है तो 2 टीवी 4 रुपए की होंगी, तो 4 रुपए की तो टीवी है, 6 रुपए की वॉशिंग मशीन है। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 10 रुपए आएगा। ये तो पहली कंडीशन हुई। लेकिन सर आगे सवाल में देखो क्या बोला, सवाल में बोला है कि वॉशिंग मशीन की कीमत 64% बढ़ जाती है। तो पहले वॉशिंग मशीन कितने रुपए की आ रही थी? 6 रुपए की। अब 64 बढ़ेगी तो 164 हो जाएगी। 164 को 6 से गुणा करेंगे 984 आएगा। अब नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो हटाए, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 9 पॉइंट में 84 रुपए की आएगी। और सर टीवी की कीमत 28% कम हो गई, तो टीवी कितने की आ रही थी? 100 रुपए की, 4 रुपए की पहले आ रही थी, अब 28% कम है, तो 100 में से 28 घटाएं तो 72 आएगा। इनको गुणा करेंगे 100 का बाद में ये आएगा। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 12 पॉइंट में 72। तो पहले आ रहा था 10 रुपए, अब आ रहा है 12.72। इसमें से जब इसको घटाया तो 272 आया और 272 इसी में। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। मैंने आपके बिना बोले ही सवाल को रिपीट कर दिया था। अब इस सवाल का आंसर करो मेरे भाई। सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान का मतलब बहुत ही आसान है। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, आपने छोटी क्लासों में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये होता है ए प्लस का बी ब्रैकेट में होता है ए माइनस का बी। यानी कि इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं। तो देख लो, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो वही होगा ए प्लस बी ए माइनस का बी। तो एक बार तो इसको और इसको जोड़ दो मेरे भाई। 0.36 प्लस में 0.04, एक बार तो इनको जोड़ दिया। फिर मेरे भाई एक बार घटा दो, 0.36 माइनस का 0.04, एक बार इनको घटा दिया। और बटा में तो मेरे भाई ये 1.6 लगा हुआ है, जिसको तो ऐसे कैसे लगा देते। 0.36 में 0.4 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 0.40 गुणा में, इसमें से इसको घटाएंगे तो आंसर आएगा 0.32, और बटा में तो मेरे भाई कितना है? 1.6 है। तो मैं ऐसे कर लेता हूं कि पॉइंट का लफड़ाई खत्म कर लेता हूं। यहां पर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, मतलब नीचे 2 जीरो आएंगी। यहां पर भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, मतलब 2 जीरो आएंगी। तो मैं इसको मेरे भाई लिख सकता हूं, देखो 40/100 भाई 40, और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगी। इसको मैं लिख सकता हूं 32/100, इसको मैंने लिख दिया 32/100, और इसको अगर मैं लिख दूं 1.6 तो ये हो जाएगा 16/10। तो मेरे भाई 0 से 0 1 कट जाएगी, इस 0 से ये 0 कट जाएगी, 16 दूना 32, तो 4 दूनी 8, 8 में कितना है? 100 है। तो नीचे 2 जीरो, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 0.08 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जिनके समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देख लो। छोटी क्लासों में एक फॉर्मूला काम आता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस का बी। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। एक बार तो ए प्लस बी करेंगे, एक बार ए माइनस का बी करेंगे। तो एक बार तो इनको जोड़ लो, 0.36 में 0.4 जोड़ेंगे तो 0.40 आएगा। एक बार इनको घटाएंगे, 0.36 से 0.4 घटाएंगे तो आंसर 0.32 आएगा। यहां पर भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, यहां पर भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो इसके नीचे भी 2 जीरो लगेंगे, इसके नीचे भी 2 जीरो, इस यहां पर 1 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो यहां पर 1 जीरो लगेगी। तो अब देख लो मेरे भाई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कट गई, ठीक है। 16 दूना 32 हो गया, 4 दूनी 8, 8/100, 8/100 करेंगे तो 0.08 आंसर आएगा। अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल क्या होगा। इन प्रेक्षणों का क्या निकाल दो मेरे भाई? बहुलक निकाल दो। फटाफट से बताएंगे कि इस प्रेक्षण का बहुलक क्या होगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा? बहुलक इसका निकालना है।
तो बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो यहां पर पहला ऑप्शन है 35। तो मुझे बताना कि 35 कितनी बार आया है। सर एक बार आ गया। 35 दो बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया। यानी 35 आया है कितनी बार, 5 बार। अगर मैं 32 की बात करूंगा, 32 कितनी बार आया है, तो 32 को अगर मैं देखूंगा तो एक बार, दो बार, दो बार, दो बार, 32 आया है कितनी बार, दो बार। 21 कितनी बार आया है, 21 को अगर मैं चेक करूंगा तो एक बार 21, दो बार 21, 21 भी कितनी बार आया है, दो बार। मैं अगर 25 की बात करूंगा तो 25 कितनी बार आया है, 25 आया है एक बार, दो बार, तीन बार, 25 आया है तीन बार। तो सबसे ज्यादा बार क्या आया है, सबसे ज्यादा बार आया है 35। कितनी बार आ गया, 5 बार। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो सबसे ज्यादा बार आता है वही आंसर हो जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या होगा। रमेश और सुरेश की आयु का योग 52 वर्ष है। रमेश की आयु सुरेश की आयु के दोगुने से 4 वर्ष अधिक है। सुरेश की आयु बताओ कितनी है। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। रमेश और सुरेश की आयु का योग कितना है, 52 है। रमेश की आयु सुरेश की आयु के दोगुने से 4 अधिक है। सुरेश की आयु बताओ कितनी है। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, 12, 15, 14 और 16। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई एक तरफ तो मेरे भाई देखो सुरेश है, एक तरफ तो सुरेश है, और एक तरफ मेरे भाई रमेश है, एक तरफ रमेश है। ठीक है, तुमसे क्या बोला है कि सुरेश की, ठीक है, जो रमेश की आयु सुरेश की आयु के 2 गुणे से 4 अधिक है। अब सुरेश की आयु है कितनी मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि सुरेश की उम्र x साल है। तो रमेश की कितनी होगी, सर रमेश की आयु सुरेश की आयु के 2 गुणे से, तो सुरेश की आयु का 2 गुणा कर दो, x का 2 गुणा कर दिया, इससे 4 अधिक है, इसमें 4 जोड़ दिया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, सवाल में बोला था कि इनका योग कितना है, 52। तो इन सबको जोड़ेंगे, आंसर आएगा 52। तो x और 2x को जोड़ेंगे तो 3x होगा, 3x प्लस में 4 बराबर में हो जाएगा 52। तो 4 इधर हो जाके घट जाएगा, तो 3x बराबर में होगा 52 में से 4 घटाएंगे, आंसर आएगा 48। तो 3 एकम 3 और 16 तिया 48। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर भाई, उम्मीद करूंगा सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो, 21 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस लकड़ी के घन से सबसे बड़ा संभव शंकु बनाया गया है। शेष लकड़ी का आयतन बताओ क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो भाई देखो ये तुम्हारा एक घन है, ठीक है भाई, लकड़ी का घन ही है ना, हाँ। तो ये मान लो कि ये तुम्हारा एक घन है। इस तरीके से तुमने एक घन यहां पर बना लिया है। अब तुमसे बोला कि इस घन के अंदर, ठीक है, यही तो बोला है तुमसे कि 21 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस लकड़ी के घन से सबसे बड़ा संभव शंकु बनाया गया, शेष लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। तो इसमें से अगर तुम एक शंकु बनाना चाहते हो तो भाई मान लो इस तरीके का तुम्हारा एक शंकु यहां पर बन जाएगा। तो अब तुमसे बोला है कि भाई जो लकड़ी और बच रही है ना, भाई देखो भाई तुम्हारे तो शंकु बनाने में इतनी तो लकड़ी काम आई है, तुम्हारे तो बस इतनी लकड़ी तो ये काम आई है। बाकी जो ये एरिया है, ये एरिया ये तो खाली पड़ा है, इसका तुमने शंकु बनाया ही नहीं है, इसका शंकु तुमने बनाया ही नहीं। शंकु बनाने में तो बस तुम्हारी ये लकड़ी क्या आई है, काम आई है। तो मेरे भाई तुमसे बोल रहा है कि जो बाकी की लकड़ी है ना, ये एक्स्ट्रा, इस लकड़ी का आयतन बता दो कितना होगा। तो मेरे भाई क्या करेंगे, घन के आयतन में से शंकु का आयतन हटा देंगे तो बाकी का चारों ओर का बच जाएगा। तो मेरे भाई इसका अगर आयतन निकालना है तो तुमको मेरे भाई क्या करना पड़ेगा,
तुमको करना पड़ेगा मेरे भाई घन का आयतन, तुमको क्या करना पड़ेगा, घन का आयतन माइनस करना पड़ेगा मेरे भाई शंकु का आयतन। ठीक है, घन के आयतन में से शंकु का आयतन घटाना पड़ेगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भुजा कितनी है मेरे भाई, भुजा तो सर 21 है, तो 21 का कर देंगे आपका क्यूब माइनस का 1/3। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई होता है 22/7। अब मेरे भाई बात आई त्रिज्या की, तो यहां से लेकर के यहां तक की सर इसकी भुजा की वैल्यू कितनी है, भुजा की वैल्यू तो 21 है, तो त्रिज्या तो आधी होगी भाई, त्रिज्या तो आधी भाई, पूरी भुजा 21 है, यानी यहां से लेकर के यहां तक की, ठीक है, ये जो तुम्हारे सामने है ये, यानी ये जो लंबाई है ये कितनी है इसकी 21 है। लेकिन सर 21 का क्या करूं मैं, त्रिज्या तो आधी होती है, तो त्रिज्या क्या होगी 21 की आधी होगी, यानी 21/2, और इसका स्क्वायर है तो हो जाएगा 21/2। और ऊंचाई, अब जितना ऊंचा ये है उतना ही ऊंचा इसकी ऊंचाई है भाई, ऊंचाई तो बराबर है भाई, ऊपर से नीचे तक ही तो काटा है इसको, तो जितना ऊंचा ये घन है उतना ही ऊंचा शंकु है, तो ऊंचाई तो मेरे भाई क्या होगी, वही तुम्हारी सेम होगी, कितनी 21 होगी। काटा पीटी कर दो, तो देखो मेरे भाई 1/3 होता है सूर्य। ठीक है, देखो 3 से काटेंगे, 3 7 का 21, और 7 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 11 बार कटेगा। ठीक है, 21 का स्क्वायर होगा 441, तो 21 का क्यूब देखो कितना होता है, 21 का क्यूब होता है तो 441 को अगर मैं 21 से गुणा करूंगा, 21 एकम 21 का 2 बचेगा, 84 और 2 86 का 8 बचेगा, 21 चौका 84 और 8 का 92 होगा 9261, यानी ये इसका क्या होगा 21 का क्यूब। ठीक है, 21 का क्यूब होगा 9261, माइनस का मेरे भाई देखो 21 गुणा 21 होता है 441, 441 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 एकम 11, 44 और 1 45 का 4 बचेगा, 44 और 4 का 49 यहाँ पर बचेगा। इसमें अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो ये आएगा 9261, माइनस 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 7 का 14, 2 पंजो 10 और 2 पंजो 10। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो मेरे भाई आंसर आएगा कितना 0.5। ठीक है, 10 में से 5 गया तो फिर से 5 बचेगा, आगे मेरे भाई यहाँ पर आए कितना 5, 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा। ठीक है, 1 सेकंड भाई, हमने गलती तो नहीं कर दी यार। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 7 का 14 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है भाई, 1 सेकंड। ठीक है, 21 का होता है 441 गुणा में 21 करेंगे, 21 एकम 21 का 2, 21 चौका 84 और 6 आएगा, 6 का हो जाएगा 8, 84 और 8 90 92। ठीक है, ये तो सही है भाई। ठीक है, ये तो सही है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं इसको घटाने में। एक सेकंड भाई, ठीक है, 1 सेकंड मुझे सोचने दीजिए हम कहाँ गलती कर रहे हैं। 952, ठीक है, कितना है भाई 1 सेकंड यार। ठीक है, कितना है 9261 है। ठीक है, 9261 है 0.0, इसमें से घटाना पड़ेगा 2475। ठीक है, इसमें से घटाना है हमको 2475 और पॉइंट का 5, तो यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, 10 में से 5 गया तो यहाँ पर 5 बचेगा, 1 गया तो यहाँ पर 5 बचेगा, 12 में से 5 15। ठीक है भाई, यहाँ पर 15 बचेगा, 8 और 7 का 15 होता है तो 8 बचेगा। यहाँ पर मेरे भाई तुम्हारा कितना बचेगा 67 85 के समथिंग कुछ बच रहा है क्या मेरे भाई। हम कहीं ना कहीं गलती तो कर रहे हैं इस सवाल में। ठीक है, 1 सेकंड भाई। ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ फालतू में। ठीक है, कहते हो कैलकुलेटर वैसे यूज करना नहीं चाहिए, लेकिन आपका टाइम खराब हो रहा है इसमें, इस वजह से मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ा है। ठीक है, तो 9261 है, माइनस का हो गया तुम्हारा कितना, ठीक है, तो 67 85 आंसर आ रहा है भाई इसको घटाने में। देखा, इसमें कोई ना कोई गलती कर दी हमने शायद।
3 7 का 21 होता है, 7 से 7 कटे, 2 का भाग दिया 11 बार चला गया। ठीक है, ठीक है भाई, हमने इसमें गलती कर दी इसको गुणा करने में। ठीक है, 11 एकम 11 का 1 आएगा, 1 बचे, 11 तो 44 का 5 बचेगा और 4, 11 चौको 44 और 4 48। ठीक है, 48 51 आएगा इसको गुणा करने में। ठीक है, और इसमें जब हम इसका भाग देंगे तो देखो भाई 2 दूना 4 होगा, 2 चौके 8 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 पंजे 10 और ये 2 पंजे 10। ठीक है, इसको घटाएंगे तो लास्ट में 0.5 बचेगा। ठीक है, 10 में से 5 गया तो 5 भी बचेगा। फिर यहाँ पर मेरे भाई आपका 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, यहाँ पर 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, 68 35.5। ठीक है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो इस सवाल को। तुमसे बोला था 21 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस लकड़ी के घन से सबसे बड़ा संभव शंकु बनाया गया, शेष लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। तो क्या होगा मेरे भाई, शंकु थे, ये जो घन का आयतन है उसमें से शंकु को निकाल दो, तो बाकी का ये जो चारों ओर का बचेगा इसका आयतन हमको निकालना है। तो घन के आयतन में से शंकु का हटा दो। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भुजा कितनी है, 21 है, 21 का क्यूब कितना होगा, 9261 होगा। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी त्रिज्या, भाई इसकी भुजा 21 है, ये भुजा इसकी 21 है, तो त्रिज्या तो आधी होती है, तो 21 का आधा 21/2 स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, ऊंचाई। ठीक है, अब जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ऊंचाई है शंकु की है, तो 21 हो जाएगी। देखो 3 7 का 21, 7 से 7 कट गया, 21 गुणा 21 441 गुणा 11 करेंगे और इसमें 2 का भाग देंगे, तो इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा, 2 का भाग देंगे तो ये आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 210 मीटर ऊंचे एक जहाज के मस्तूल के शीर्ष से एक नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री देखा जाता है, जहाज से नाव की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। 210 मीटर ऊंचे एक जहाज के मस्तूल के शीर्ष से एक नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री देखा गया। मान लो ये जहाज है, इस जहाज का ये मस्तूल है, इस जहाज के मस्तूल से एक नाव को देखा गया जिसका अवनमन कोण कितने का बन रहा है मेरे भाई, 60 डिग्री का बन रहा है। जहाज की ऊंचाई है मेरे भाई कितनी, 210 मीटर है। तुमसे बोला जहाज से नाव की दूरी, यानी तुमसे ये दूरी निकालने को इसने बोला है। ठीक है मेरे भाई, भाई देखो ये तुम्हारा जहाज है, ये जहाज का मस्तूल है, इस मस्तूल से तुम एक नाव को देख रहे हो तो 60 डिग्री का कोण बनता है। इसकी ऊंचाई 210 है, तो जहाज से और नाव के बीच की दूरी तुमको निकालनी है, तो मैं इसको x मान लेता हूं। तो मेरे भाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का का फॉर्मूला पढ़ा है, लंब बटे में करण, सॉरी लंब बटे में आधार। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो मेरे भाई ये होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार। तो tan थीटा मेरे भाई, tan थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो लंब की वैल्यू कितनी है, 210 है, आधार का तो पता ही नहीं है तो मैंने इसको x मान लिया। tan 60 होता है मेरे भाई √3, √3 बराबर 210 बटे में x, तो x तो यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो x बराबर में हो जाएगा 210 बटे में √3। अब आप बोलोगे सर ये आंसर तो इसमें कहीं पर है ही नहीं, तो भाई 210 को मैं क्या लिख सकता हूं, 210 को मैं लिख सकता हूं 70 गुणा में 3 बटे में √3 लिख सकता हूं। अरे 70 को 3 से गुणा करूंगा तो 210 ही तो आएगा, और 3 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, 3 को मैं लिख सकता हूं √3 गुणा √3। अरे √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 ही तो आएगा, और ये बटे में √3 है, तो इसको इससे काट देंगे, 70 √3 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 70 √3 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इसकी ऊंचाई 210 है, इसकी दूरी हमको निकालनी है, तो मेरे भाई लंब बटे में आधार, अब लंब बटे में आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है, थीटा 60 डिग्री का है। ठीक है भाई, तो tan 60 की वैल्यू होती है √30 बराबर में 210 बटा x,
तो x यहां चला जाएगा, √3 यहां आ जाएगा, 210/√3 होगा। अब 210 को मैं लिख सकता हूं 70 गुणा में 3, और 3 को मैं लिख सकता हूं √3 गुणा √3। भाई √3 3 होता है, तो एक √3 से एक √3 कटेगा तो बचेगा 70√3। सी आंसर तुम्हारा हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। एक वॉशिंग मशीन की कीमत 51% बढ़ जाती है, टीवी की कीमत 15% कम हो जाती है। तो 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो मेरे भाई ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ऐसे सवाल आपको पहले भी बहुत करवा चुका हूं, और एक ऐसा का ऐसा सवाल सेम टू सेम सवाल इसी वीडियो में भी करवा दिया। ठीक है भाई, इसी वीडियो में भी मैंने एक सेम टू सेम सवाल करवा दिया है। ठीक है, तो पहले भी मैंने ऐसे सवाल करवा दिए और एक सेम टू सेम सवाल इस वीडियो में करवा दिया। अब इसका आंसर आपको देना है। तो मेरे भाई मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा, कमेंट में मुझे इस सवाल का आंसर चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है भाई, तो इस सवाल का आंसर कर देना, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। और अगर जिनसे नहीं होता है ना, वो कमेंट में ये भी कर देना कि सर हमसे होमवर्क क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, जिनका आंसर आता है वो तो आंसर कर देना, और जिनसे नहीं होता है वो कमेंट कर देना कि सर हमसे नहीं हुआ। अगली क्लास में मैं ये सवाल तुमको करवा दूंगा। ठीक है भाई, खुद से भी तो प्रैक्टिस करो तुम लोग। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल का आंसर बताओ क्या होगा। इसको मेरे भाई सरलीकृत करना है, तो वही सवाल है मेरे भाई। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक फॉर्मूला बताया था कि भाई a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है a प्लस का b और a माइनस का b। तो देख लो भाई, ये a मान लो और ये b मान लो। देख लो भाई, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, इसको भी तुम a मान लो, इसको भी b मान लो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, इसको भी a मान लो, इसको भी मान लो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला है। तो एक बार बढ़ेगा a प्लस b, एक बार a माइनस का b। तो एक बार तो इन दोनों को जोड़ दो, तो मेरे भाई एक बार तो हो जाएगा 37 प्लस का 36, और एक बार हो जाएगा a माइनस का b, यानी हो जाएगा 37 माइनस का 36। ठीक है, फिर इनके बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो। एक बार क्या होगा 35 प्लस में 34, 35 प्लस में 34, और एक बार क्या होगा 35 माइनस का 34। फिर आगे प्लस का चिन्ह है तो आगे प्लस का चिन्ह फिर लगाएंगे। फिर 33 प्लस का 32, 33 प्लस का 32, और फिर क्या होगा मेरे भाई आपका 33 माइनस का 32। ठीक है, यही काम करना है। तो भाई देख लो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 36 और 37 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 73। बाकी 37 में 36 एक बचेगा, लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 35 और 34 और 68 और एक हो जाएगा मेरे भाई आपका 69, और 35 में 34 घटा तो एक बचेगा, लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 33 और 32 जोड़ेंगे तो 65, और 33 में से 32 घटा एक बचेगा, लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन सबको जोड़ दो तो मेरे भाई 9 और 3 12 और 5 17 का एक बचेगा, 6 7 और 7 14 और 6 20, 207। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने 207 आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। इसको कर लो मेरे भाई, 130 मीटर और 190 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 96 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तो तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी? तो मेरे भाई मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई थी कि जब भी ट्रेन एक ही दिशा में जाती, मान लो ये ट्रेन भी इधर को गई और ये ट्रेन भी इधर को गई, तो जब भी ट्रेन एक ही दिशा में जाती है तो चाल घट जाती है, और जब विपरीत दिशा में जाती है तो चाल जुड़ जाती है। तो ये दोनों तो एक ही दिशा में जा रही है, मतलब चाल घटेगी। तो चाल मेरे भाई क्या होगी, चाल बराबर घट जाएगी मेरे भाई। तो 96 में से 48 घटेगा, 96 में से 48 घटेगा तो 48 ही तुम्हारी चाल बचेगी। लेकिन सर ये तो देखो किसमें है, मीटर में है, आंसर किसमें चाहिए, सेकंड में चाहिए। तो सर आंसर तो हमको सेकंडों में चाहिए, और ये किसमें है भाई, किलोमीटर पर हावर में है, किलोमीटर पर हावर में है।
तो किलोमीटर पर हावर को मीटर सेकंड में बदल दो, तो मीटर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे, 2 का भाग देंगे, मेरे 3 का ही दे लो सीधा, ठीक है भाई, 3 का भाग देंगे, 3 6 18, 6 का ही दे लो भाई, ठीक है, 6 का, 6 3 18, 6 7 का 42, 6 8 का 48, तो 8 5 40/3, तो चाल कितनी हो जाएगी, 40/3 हो जाएगी। तो मेरे भाई तुमसे तो समय पूछा है ना कि समय कितना लगेगा, तो समय बराबर में होता है दूरी बटे में चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है, 130 और 190, ठीक है, 130 प्लस 190, और चाल कितनी है, 40/3, चाल कितनी है, 40/3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 0, 9 और 3 12, असल का 1 2 और 1 320, 320/40, और ये 3 जो है आ जाए गुणा हो जाए तो गुणा में 3 हो जाए, 0 से 0 कटेगा, 4 8 का 32, 8 3 24, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो मेरे भाई एक ही दिशा में जाती है तो चाल घटती है, 96 में से 48 घटाया तो 48 बचा, लेकिन ये तो किलोमीटर पर हावर में है, हमें मीटर सेकंड में चाहिए थी, तो 5/18 से गुणा किया, तो 6 3 18 और 6 8 का 48, 8 5 40/3, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी, 130 में 190 जोड़ेंगे तो 2 320 आएगा, 320 में 40/3 का भाग देंगे, 40 का भाग देंगे 8 पर, 8 3 24, यही आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्लास को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।